हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज लेक्चर 2। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड: फर्स्ट सोइंग, सेकंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, थर्ड इरिगेशन, फोर्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिफ्थ हार्वेस्टिंग, सिक्स्थ स्टोरेज एंड सेवंथ फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन। Now sowing. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. आप सबको पता है सोइंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। किसी क्रॉप को बोने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी चेक की जाती है और फार्मर्स हमेशा गुड मतलब हाई यील्ड की क्रॉप्स ही प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सोइंग: फर्स्ट ट्रेडिशनल टूल, सेकंड सीड ड्रिल। आप सबको पता है दो मेथड होते हैं, वो आपने अभी पढ़ ही लिया। अब हम पढ़ेंगे, हम इनके बारे में और जानेंगे। ट्रेडिशनल टूल: द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends burst into the soil and place seeds there. अब जो आपको पता है जो ट्रेडिशनल टूल है फनल की शेप में होता है। इसमें फनल से 2 से 3 पाइप अटैच्ड होती है जिनमें से सीड और जिनका शार्प एंड होता है जिससे सीड अच्छे सोइल के अंदर जा सके और वो अच्छे से सोइल उसके ऊपर कवर हो जाए, इसलिए ये होता है शार्प एंड। और वो जो उसका एंड होता है वो सोइल के अंदर होते हैं। अब आप पिक्चर में देखिएगा, ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। ये फर्स्ट देखिए, ये देखिए सीड डाल रहे, शार्प एंड देखिए। और आपको पता है पेयर ऑफ बुल्स हॉर्सेस ही खींचते हैं इन्हें या कैमल्स का। अब सीड ड्रिल पढ़ेंगे हम। सीड ड्रिल होता क्या है उसके ब्रीफ में, उसके बारे में। सीड ड्रिल: नाउअडेज दिस सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds covered by the soil after sowing. Sowing by using seed drill saves time and labor. आप सबको पता है आज के टाइम में सब सीड ड्रिल यूज़ करते हो। सीड ड्रिल ट्रैक्टर के द्वारा खींची जाती है और इससे इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल गहराई पे बीज बोए जाते हैं और इससे अच्छा सॉइल भी कवर हो जाता है सोइल सीड्स के ऊपर, और इससे टाइम और लेबर दोनों बचते हैं। आप सबको पता है एक मैनुअली करेंगे और एक मशीन काम करेगी तो मशीन से टाइम बचेगा ही बचेगा। अब आप इस पिक्चर में देखिए सीड ऐसा होता है, ये ऊपर फनल है, इससे पाइप्स अटैच हो गए हैं और इनकी मदद से फिर ये ऐसे सोइल के अंदर जाएगा सीड और फिर ये इसको ऐसे अपने आप कवर हो जाएगा ये इसकी मदद से। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स: द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. Manure and fertilizers are added to the soil because when farmers grow crop after crop on the same land without adding any fertilizers, then the soil become unfertile and not suitable for any crop. अब आप सबको पता है क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। अगर आप सोचिए अगर फार्मर मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेगा तो वो सॉइल और उस पर बार बार क्रॉप्स उगाएगा तो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सब खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करता है। सो फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप. Sometimes farmers add manure and it is decomposed by microorganisms by the process of vermicomposting. अब आप सबको पता है कई बार फार्मर्स मैन्योर भी ऐड कर देता है फर्टिलाइजर्स की बजाय, तो मैन्योर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा। अब हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में। तो अब देखिए डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्स्ट फर्टिलाइजर इन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र मैन मेड है और ये मतलब डिकम्पोज नहीं हो सकता। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, और ना ही ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस वो लेयर होती है जो सोइल की टॉप, जो सोइल होता है उसके ऊपर जो लेयर होती है उसे हम ह्यूमस कहते हैं।
Manure is a natural substance maintained by the process of decomposition of cattle dung and plant residues. आप सबको पता है मैन्योर हमें नेचुरली मिलता है, तब काउ डंग और प्लांट के जो बचे हुए छिलके और ये सब रहते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं तब। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, और आप सबको पता है मैन्योर फील्ड्स में भी बनाया जा सकता है। मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। अब आप खुद ये करके देखिए, एक सॉइल में फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए किसी क्रॉप में, और किसी एक क्रॉप में मैन्योर यूज़ कीजिए। आप खुद उनका डिफरेंस देख सकते हैं, मैन्योर वाली क्रॉप अच्छी होगी या फर्टिलाइज़र वाली, फिर आप मुझे कमेंट में बताना। तो अब आपने इनके डिफरेंसेस देख लिए। अब हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इरिगेशन का मतलब डेफिनेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। तब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्रॉप्स को रेगुलर वाटर सप्लाई करेंगे, उसे इरिगेशन कहते हैं। सम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन: वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। अब ये थे कुछ सोर्स जिनसे हमें मतलब इरिगेशन के लिए पानी मिलता है। अब हम और पढ़ेंगे इरिगेशन के मेथड्स के बारे में। मेथड्स ऑफ इरिगेशन: आप सबको पता है इरिगेशन दो मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं? मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट। अब ये 4 मेथड होते हैं। और अब ये इस साइड इस पिक्चर में देखिए, लेफ्ट साइड तो मोट की पिक्चर और राइट साइड ढेकली की पिक्चर। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन: स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। अब जो स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी स्प्रिंकल हो, मतलब स्प्रिंकल की फॉर्म में निकलता है, बूंदों की फॉर्म में, और ड्रिप में वो रूट में ही जाता है पानी उनकी, और इससे पानी भी बचता है। और जो ट्रेडिशनल मेथड है उनमें ज़्यादा पानी यूज़ होता है, और ये जो मॉडर्न मेथड है इसमें कम पानी यूज़ होता है। अब आप इस पिक्चर में खुद ही देख लेंगे कि किस में ज़्यादा पानी यूज़ होता है और किस में कम पानी यूज़ होता है। अब देखिए, ये देखिए स्प्रिंकलर और ड्रिप, देखिए इन दोनों में ही कम पानी यूज़ होता है। मोट, चेन पंप, रहट, इनके इनके ज़रिए। Protection from weeds: weeds are the undesirable plants that grow naturally with the crops and they compete with crops in matter, light, minerals and space। आप सबको पता है weeds undesirable plant होते हैं जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, और वो क्रॉप्स के साथ कॉम्पीट करते हैं वाटर में, लाइट में, मिनरल्स में और स्पेस में। सो weeds are removed, that process is called weeding। अब आप सबको पता है इसलिए हम weeds को रिमूव कर देते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं weeding। Some weeds may be poisonous to animals and human beings. They may interfere in the harvesting of crop। अब कुछ weeds पॉइजनस भी हो सकती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, और वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करती हैं। सो फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स और मैनुअली रिमूव देम। इसलिए फार्मर्स उन्हें या तो वीडिसाइड से मतलब वीडिसाइड स्प्रे करके वो करते हैं, या फिर मैनुअली। हार्वेस्टिंग: द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट्स in maturity, harvesting crops are pulled out or close to the ground. Harvesting is done by sickle or a harvester। जब मैच्योर क्रॉप्स को काटा जाता है उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिसमें या तो क्रॉप को जड़ से निकाला जाता है या फिर मतलब ज़मीन के पास से काटा जाता है, और इस प्रोसेस को हम करते हैं या तो सिकल के द्वारा या फिर हार्वेस्टर के द्वारा। अब आप इसकी पिक्चर भी देख लीजिए, ये लेफ़्ट साइड सिकल है और राइट साइड हार्वेस्टर है, और ये हार्वेस्टर गेहूं की कटाई कर रहा है। ये देखिए फर्स्ट, अब इसमें भी दो प्रोसेस मतलब दो वो होते हैं। फर्स्ट थ्रेशिंग: व्हेन द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तब हम जो ग्रेन की सीड्स होती हैं उनको चाफ से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं, और ये थ्रेशर की मदद से की जाती है। अब इसका सेकंड प्रोसेस है विनोइंग: फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। अब जो फार्मर्स होते हैं वो जिन फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होता है वो खुद मैनुअली उसे रिमूव करते हैं, ग्रेन की सीड्स को और चाफ को, और उस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। अब कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स देख लीजिए। आपको पता है तब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है किसी क्रॉप का, तब कुछ ना कोई फेस्टिवल होता ही है।
तो अब वो फेस्टिवल कौन कौन से? फर्स्ट पोंगल, सेकंड बैसाखी, थर्ड होली, फोर्थ दिवाली, फिफ्थ नवन्या एंड अब स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. इफ द हार्वेस्टेड grains are kept for longer time, they should be safe for moisture from moisture, insects, rats and microorganisms. अब ये स्टोरेज सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और हार्वेस्टेड ग्रेन्स को बचा हम अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो हमें उन्हें मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेव करके रखना चाहिए. हार्वेस्टेड grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. अगर हम और आप सबको पता है फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो हम उससे प्रॉपरली अगर ड्राई करके नहीं स्टोर करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अटैक कर दिए जाएंगे और वो ना ही हमारे फिर यूज़ के लिए फिट रहेंगे ना ही जर्मिनेशन के लिए. सो बिफोर स्टोरिंग देम दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट, सो दे मस्ट नॉट बी अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स, रैट्स और बैक्टीरिया. तो उनको स्टोर करने से पहले उनको अच्छे से सनलाइट में सुखाया जाता है जिससे वो इंसेक्ट्स, रैट्स और बैक्टीरिया के द्वारा अटैक ना किए जाएं. अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब ये देखिए फूड फ्रॉम एनिमल्स. यू नो वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स बोथ लाइक पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज ईट फिशेज एक्सेट्रा. अब आप सबको पता है हमें फूड प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है. जैसे जो लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं वो फिशेज खाते हैं. तो अब आप समझ ही गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर. स्टे होम, स्टे सेफ.